Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to the online NMD CAT session of Stars Academy Head Office Johor Town. Today we are going to discuss the concept of mole, Avogadro's number, molar volume, and at the last we will discuss stoichiometry. But before going into the details of these topics, we are going to discuss combustion analysis. लास्ट टाइम हमने बात की थी एम्पिरिकल फार्मूला की। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में, इंटरकन्वर्जन, उनके रिलेशंस, ये हमने लास्ट टाइम पढ़े। और एक बात हमने ये फाइनल की कि एम्पिरिकल फार्मूला जो है, इट इज़ द फार्मूला दैट शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल और ए कंपाउंड आप कह सकते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला को निकालने के लिए ना जो तरीका इस्तेमाल होता है उसे आप कहते हैं कंबस्टन एनालिसिस। कंबस्टन एज द नेम इम्प्लाइज, कंबस्टन जो है वो जलने के अमल को कहते हैं। कंबस्टन एनालिसिस में जलने के अमल से हम ऐसे कंपाउंड्स को एनालाइज करते हैं विच कंटेन ओनली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, आप उन्हें कंबस्ट करवाते हैं और कंबस्ट करवाने से उनमें मौजूद कार्बन कंबस्टन के नतीजे में चली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर चली जाती है वाटर के अंदर, और ऑक्सीजन जो कंपाउंड के अंदर है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर की फॉर्म में चली जाती है। यानी कि ऑक्सीजन जो है उसके दो सोर्सेज हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर है कंपाउंड के अंदर। और अगर मैं कंबस्टन एनालिसिस का सेटअप आपके सामने बनाऊं तो कंबस्टन एनालिसिस के सेटअप में इस तरीके से चैम्बर होते हैं। पहले चैम्बर को आप कंबस्टन चैम्बर कहते हैं और कंबस्टन चैम्बर में आप देते हैं सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ये एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है। अंदर यहाँ पर एक क्रूसिबल, एक बर्तन के अंदर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप इस कंबस्टन चैम्बर में बर्न करवाते हैं। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास मौजूद हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन कंपाउंड के अंदर भी मौजूद है और उसकी एक्सटर्नल सप्लाई भी दी जा रही है। इस वजह से ऑक्सीजन, जब इस रिएक्शन के एंड पर आप परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो ऑक्सीजन की परसेंटेज की कैलकुलेशन के लिए कोई फार्मूला नहीं होगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज सप्लाइड फॉर कंबस्टन एज वेल। कार्बन का सिर्फ एक सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसलिए जो भी कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील होगी वी विल बी डैम श्योर कि उसका जो सोर्स है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। हाइड्रोजन सारे का सारा जो कंपाउंड में है सिर्फ वही वाटर में पाया जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिलेगी उसके दो सोर्सेज हो सकते हैं, या तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है या एक्सटर्नल सप्लाई। और इसी वजह से जब हम फाइनल फार्मूला भी लिखेंगे तो उसमें हम ऑक्सीजन की कैलकुलेशन के लिए मेथड ऑफ डिफरेंस इस्तेमाल करेंगे, कोई एब्सोल्यूट फार्मूला नहीं लिखेंगे जैसा कि हमने कार्बन और हाइड्रोजन के लिए लिखना है। अच्छा, कार्बन चली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन चला जाता है वाटर में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इनको आप एब्जॉर्बर्स के अंदर एब्जॉर्ब करवा लेते हैं। पहला एब्जॉर्बर जो है इट कंटेन्स मैग्नीशियम क्लोरेट, इसके अंदर मैग्नीशियम पर क्लोरेट MgClO4 मैग्नीशियम पर क्लोरेट पाया जाता है और वो एक मॉइस्चर एब्जॉर्बर है, या फिर आप कह सकते हैं कि इट इज ए एब्जॉर्बर फॉर वाटर। इसके बाद जो अगला एब्जॉर्बर है सेकंड वन, वो हमारे पास होता है पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड। 50% सॉल्यूशन पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर, और 50% जो पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड है, यहाँ पाया जाने वाला 50% पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड, इट इज़ एन एब्जॉर्बर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। इट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से ये वाली चीज़ काम करती है। अच्छा, अब यहाँ से जब मैग्नीशियम परक्लोरेट का प्रीवेड मिक्सचर, आप उसका मैस आपको पता होता है, आप उसे यहाँ पे रखते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है, वजन बढ़ जाता है और इस डिफरेंस ऑफ मैसेज से आप कार्बन डाइऑक्साइड का मैस निकालते हैं। इसी तरीके से वाटर का मैस निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का मैस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की वेट का जो इंक्रीज है उससे निकालते हैं, और फिर आप लगाते हैं फार्मूला फॉर परसेंटेज ऑफ कार्बन। परसेंटेज ऑफ कार्बन बराबर होती है मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय mass of compound
और मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, यानी कि कार्बन के मास से, डिवाइड करते हैं 44 से, कार्बन डाइऑक्साइड का मास इससे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये है परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने का तरीका। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालने का तरीका भी यही इसी तरीके से है। मास ऑफ वाटर को आप रखते हैं यहाँ पर, डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड को आप नीचे रख देते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 2.016 यानी कि पानी में हाइड्रोजन के मास से, डिवाइड करते हैं 18 यानी कि वाटर के मास से, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देते हैं। इस तरीके से परसेंटेज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन आ जाती है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अगर निकालनी हो तो ऑक्सीजन की परसेंटेज मैंने अभी कहा कि वो निकलती है बाय डिफरेंस मेथड। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बराबर होती है, इसको अगर आपने निकालना है तो इसको निकालने के लिए आप 100 यानी कि टोटल परसेंटेज, अगर एक कंपाउंड जो है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो सबकी परसेंटेज ऐड कर लेंगे, 100% बन जाएगी। तो 2 की परसेंटेज आपको पता है, अगर आप 100 में से 2 परसेंटेजेस यानी कि परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ये माइनस कर दें, परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन माइनस कर दें 100 में से, तो आपके पास जवाब आ जाएगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन का। तो इस तरीके से आपके पास जवाब आ जाएंगे। ये तरीका कार है कंबसन एनालिसिस का। इसके हवाले से सवाल में हमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं मिलता, इसलिए हम इस पर कोई एग्जांपल्स कोट नहीं कर रहे। असल में कंबसन एनालिसिस से भी एम्पिरिकल फार्मूला ही निकालने के लिए आना है, तो वहाँ पर आपको परसेंटेज दी गई होगी और परसेंटेज के बाद वही फार्मूलाज आप यूज़ कर लेंगे जो कि मैंने लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किए थे। फ़िलहाल अब जो हम बात कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट बात है, इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि वो ज़रा इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है और इट डील्स विद द मोल कॉन्सेप्ट। 3 चीज़ें हैं, उनको हम साथ साथ लिख लेते हैं और उनकी इंटर कन्वर्जन का एक कोई पैटर्न बना लेते हैं। पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ वो है मोल। मोल क्या होता है इसे अच्छे तरीके से समझ लें। मोल आप कह सकते हैं कि इट इज़ द क्वांटिटी containing Na particles। एक स्पीशी है, कोई मॉलिक्यूल हो सकते हैं, कोई एलिमेंट हो सकता है, कोई कंपाउंड हो सकता है, कोई आयोनिक कंपाउंड हो सकता है, कोई खाली आयन हो सकते हैं, उनकी वो क्वांटिटी जिसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों, आप उसे मोल कह देंगे। मोल एक ब्रॉड टर्म है और ये तमाम तर एलिमेंटल स्पीशीज़, तमाम तर मॉलिक्यूलर स्पीशीज़, तमाम तर आयोनिक स्पीशीज़ हर एक के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, मोल क्या होता है कि अगर कभी भी किसी स्पीशी के अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, आप कहेंगे कि ये मोल है। मोल क्या है? कोई भी स्पीशी है उसके अंदर अगर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, आप उसे मोल कह देंगे। डेफिनेटली मैंने कहा कि मोल एक बिगर कॉन्सेप्ट है और मोल जो हैं वो हो सकते हैं किन किन के हो सकते हैं। मोल्स किसी एलिमेंटल स्पीशीज़ के हो सकते हैं, किसी मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ के हो सकते हैं, किसी आयोनिक स्पीशी के हो सकते हैं, तो किसी आयंस के भी हो सकते हैं, जो आयनिक स्पीशी आयनिक कंपाउंड के भी हो सकते हैं। तो अब मोल की मैं फर्दर सब डिवीजन कर रहा हूँ इस बेस पर कि किस स्पीशी के मोल्स हैं। अगर जिस स्पीशी की हम बात कर रहे हैं, जिसके मोल्स की बात कर रहे हैं, वो कोई एलिमेंट है, तो उसके अंदर अगर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाए जाएंगे, हम कहेंगे कि ये उसका एक मोल है, या फिर उसके लिए एक और वर्ड इस्तेमाल होता है जिसे ग्राम एटम कहा जाता है। इसी तरीके से अगर हमारे पास एट आवर डिस्पोजल जो स्पीशी मौजूद है वो कोई एलिमेंट नहीं है बल्कि कोई कंपाउंड है, और उस कंपाउंड के अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं, आप उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे ग्राम मॉलिक्यूल का। अगर जिस स्पीशी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कोई आयोनिक कंपाउंड है और उस आयोनिक कंपाउंड के अंदर
एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, फार्मूला यूनिट्स हैं, तो उसके लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे ग्राम फार्मूला। और आखिर में हमारे पास अगर जो स्पीशी मौजूद है वो कोई आयन है, लाइक हाइड्रोक्साइड आयन है या सल्फेट आयन है, और उसके अंदर एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए, कोई आयोनिक स्पीशी है जिसकी बात हो रही है, तो उसके लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे कि उसके पास एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, यानी कि उसके पास एक मोल है, या फिर आप कह सकते हैं ग्राम आयन है। अच्छा, जो मोल होता है ना, इसको निकालने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, और उन तरीक़ों को डिस्कस करने के लिए भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एक और कॉन्सेप्ट, और वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मोलर मैस। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मोलर मैस मैं यहाँ पर अब लिख रहा हूँ, मोलर मैस। डेफिनेशन सिंपली ये की जा सकती है कि मोलर मैस इज़ द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, mass of 1 mole of substance, इसे आप कह देते हैं मोलर मैस। मोलर मैस को मोल्स से अगर आप रिलेट कर दें तो फिर तरीका कार ये होता है कि मैं मोल को जाहिर कर देता हूँ n से, मोलर मैस को कैपिटल M से। सही जी। तो यहाँ से अब मैं रिलेशन बना रहा हूँ मोल और मोलर मैस के दरमियान में, एरो लगा रहा हूँ, हाफ एरो है जी, हाफ एरो है। और मोल जो हैं वो बराबर होते हैं, अगर आपने मोल से मोलर मैस निकालना हो तो आपने याद रखना है कि फॉर्मूला हो जाएगा मोलर मैस इज इक्वल टू मैस ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पर बात को रोककर मैं अलग से 3 फार्मूलाज मेंशन कर देता हूँ मोल के लिए, और क्योंकि वो हमारी डिस्कशन में बार बार इस्तेमाल होते रहेंगे इसलिए उनकी अहमियत अपनी जगह काफ़ी मुसल्लम है। तो मोल्स निकालने का फार्मूला पहला हो सकता है गिवन मैस ओवर मोलर मैस, इस फार्मूला से मोल्स निकाले जा सकते हैं, या फिर मोल्स निकाले जा सकते हैं गिवन वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम से, और ये फार्मूला स्पेसिफिकली काम करता है फॉर आइडियल गैसेस। मेंशन कर लेते हैं कि ये फार्मूला जो है स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैसेस पर ही काम करता है, और ये लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए नहीं है। और आखिर में मोल्स निकालने का एक और फार्मूला होता है, वो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोज नंबर। तो ये 3 फार्मूलाज हैं, इसी की बेस पर यहाँ से मैंने मोलर मैस निकालने के लिए m इधर ले जाकर मल्टीप्लाई किया, मोल सामने जाकर डिवाइड हो गए, और अगर मोलर मैस से मोल्स निकालने हों तो फार्मूला मेरे पास ही है। वो फार्मूला क्या है कि मोल्स इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M, जैसा कि यहाँ पर शो किया गया है। एक और कॉन्सेप्ट जो हमारे लिए अहम है वो है एवोगैड्रोज नंबर का, जो कि हमारी डेफिनेशन में भी आ रहा है। एवोगैड्रोज नंबर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए अब हम बात कर रहे हैं अगली हेडिंग की, और वो है एवोगैड्रोज नंबर की। एवोगैड्रोज नंबर किसे कहते हैं? एवोगैड्रोज नंबर जो है क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस, एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल जिसमें हो उसे मोल कहते हैं। तो एवोगैड्रोज नंबर किसे कहते हैं? असल में ये एक लार्ज वैल्यू है, और उस वैल्यू को कहते हैं 6.02 10⁻23। अगर किसी स्पीशी में इतने पार्टिकल्स होंगे, आप कहेंगे कि उसके पास एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और जिस स्पीशी के पास एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों आप कहते हैं कि ये उसका 1 मोल बना देगा। अच्छा जनाब, अगर आपने एवोगैड्रोज नंबर और मोल के दरमियान में रिलेशन देखना हो तो रिलेशन जो है वो दोनों तरह से ही काम करता है। एक तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अगर आपको मोल्स निकालने हो एवोगैड्रोज नंबर से, मोल्स निकालने पड़ जाएं एवोगैड्रोज नंबर से, तो फार्मूला आपके सामने है, और वो फार्मूला क्या है वो मैं लिख रहा हूँ, मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और डिवाइड करना है आपने बाय एवोगैड्रोज नंबर।
सही है जनाब। और जारी बात है कि एवोगैड्रोस नंबर आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू वैसे ही हमें पता है। तो यही फार्मूला हमारे काम आता है, यानी कि इसी पर हम अक्सर बात करते हैं। अलबत्ता एक बात और याद रख लें कि यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाले जा सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हों तो मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Na करेंगे, आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे, जो कि काफ़ी सवालों में पूछे जा सकते हैं। तो जो भी फार्मूलाज हम यहाँ पर लिख रहे हैं उनकी डिफरेंट फॉर्म्स हमें पेपर में पूछी जा सकती हैं और उसके हवाले से सवाल भी पूछे जा सकते हैं। हम अभी कोशिश करेंगे कि इन सब के हिसाब से कुछ मिसालें आपके साथ लाजमी डिस्कस करें। एक और कॉन्सेप्ट जो कि हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है आज का, अभी तक हमने बात मोल, मोलर मास और एवोगैड्रोस नंबर की कर ली है। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे कॉन्सेप्ट की ओवरऑल, और वो है मोलर वॉल्यूम। सही है जी, उसका नाम है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम किसे कहते हैं? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस मेंशन कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर जो 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस का वॉल्यूम होता है उसे मोलर वॉल्यूम कहते हैं। मोलर वॉल्यूम को Vm से जाहिर किया जाता है और इसकी वैल्यू अगर एट STP निकाली जाए, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम है, तो वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब आती है। जबकि एट RTP रूम टेम्परेचर पर भी इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है, वो आती है 24 डेसीमीटर क्यूब, लेकिन वो वैल्यू हमारे लिए इतनी ज़्यादा अहम नहीं है। जो वैल्यू अहम है STP पर, उसके लिए मैं और भी वैल्यूज़ लिख सकता हूँ, ना सिर्फ डेसीमीटर क्यूब में बल्कि उसकी वैल्यू हमें सेंटीमीटर क्यूब में भी आनी चाहिए। वो बनती है 22.414 सेंटीमीटर क्यूब, और इसी तरीके से ये वैल्यू मीटर क्यूब में भी आनी चाहिए, 0.022414 मीटर क्यूब। तो जो अल्टरनेट वैल्यूज़ हैं हमने सीखा हुआ है, हमें याद होनी चाहिए। तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे जहन में होनी चाहिए, मीटर वाली भी, सेंटीमीटर वाली भी, डेसीमीटर वाली भी। आप मोलर वॉल्यूम से मोल में जाना चाह रहे हों तो आपके पास फार्मूला मौजूद है मोलर वॉल्यूम से मोल में जाने का। सही है जी, क्या फार्मूला है? ये रहा, V/Vm इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। सही है जनाब। और अगर आपने किसी चीज़ का वॉल्यूम निकालना हो, आप मोल्स से मोलर वॉल्यूम निकालना चाह रहे हों और इस तरह कुछ करना चाह रहे हैं मोल से मोलर वॉल्यूम, तो आप n को इधर ले आए, मोलर वॉल्यूम आ जाएगा। तो हमारे पास कुल मिलाकर जो फार्मूलाज बन रहे हैं हमारे काम के, वो अब मैं बता रहा हूँ, उससे हमारे तमाम तर सवाल जो भी हम लिखेंगे वो हल होंगे। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो मैस को मोलर मैस से डिवाइड कर दें। आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, गिवन वॉल्यूम दिया होगा, मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर दें। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हैं, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दें। तो जो भी चीज़ आपको निकालनी है वो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब मैं चल रहा हूँ, इस हिस्से को मिलाकर एक और फार्मूला लिख रहा हूँ जो कि हमारे अगले मसाइल का हल होगा। वो हल क्या है देख लें ज़रा। मैं फार्मूला लिख रहा हूँ कि अगर आपके पास जो वैल्यू है नंबर ऑफ पार्टिकल्स की, वो आपने निकालनी है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने निकालने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने निकालने हैं, ये बराबर होंगे मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अगर आप ये वैल्यू यूज़ ना करना चाहें तो आप मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला फार्मूला हमने देख लिया, इससे आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन हम लिखते हैं और उसके 2 पार्ट्स हल करेंगे, फिर हमें अंदाज़ा होगा कि ये चीज़ काम कैसे करती है। क्वेश्चन मेंशन कर रहे हैं और क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ वाटर के 9 ग्राम है आपके पास, आपने उनमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो निकालने हैं। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने आ सकते हैं? क्या वो आ जाएंगे 6.02 10⁻23 या फिर आ जाएंगे 6.02 10⁻22 या आ जाएंगे 3.01 10⁻23
या फिर आ जाएंगे 3.01 10⁻22। तो इनमें से कौन सी वैल्यू आएगी 9 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर मॉलिक्यूल्स की। तो मॉलिक्यूल्स की तादाद निकालने के लिए फार्मूला मैंने क्या बता दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए मैस ऊपर रखें, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और मोलर मैस से डिवाइड कर दें। वाटर का मोलर मैस कितना होता है, गौर करें ज़रा, वाटर के अंदर होते हैं 2 हाइड्रोजन जिनका मैस 2 है, 1 ऑक्सीजन उनका मैस 16 है। टोटल मैस कितना हो गया, टोटल मैस हो गया जी 18, यानी कि वाटर का मोलर मैस है 18। आप 9/18 करते हैं, यहाँ से जवाब आ जाता है। 9/18 का मतलब क्या, 0.5 या 1/2 आप कर देख लें। 1 2 2 1 2 2 3 6 3.01 ये वैल्यू आ रही है जी 3.01 10⁻23। तो ये है जी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 9 ग्राम ऑफ वाटर। तो 9 ग्राम ऑफ वाटर में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए चार्ली ऑप्शन 3.01 10⁻23। अब यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस जो असल में करना चाह रहा था वो ये फार्मूला तो था ही, लेकिन अगर ये सवाल जो है वो दोबारा से हम पूछा जाए हमें, और अब वो सवाल है जिसके प्रॉब्लम जो हमें ज़्यादा तंग करता है उसकी तरफ चलना चाह रहा हूँ। अगर यही सवाल इस तरह आ जाता कि फाइंड आउट द नंबर of hydrogen atoms in 9 ग्राम वाटर। तो अब की बारी हमें वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं पूछे, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं पूछे गए, बल्कि उसमें हाइड्रोजन एटम्स की तादाद पूछी गई है। तो याद रख लें कि जब किसी मॉलिक्यूल में, जब किसी आयोनिक कंपाउंड में, जब किसी आयन में अगर आपको तमाम आयन की, तमाम मॉलिक्यूल की, तमाम जो आपके पास कंपाउंड है उसकी नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं पूछे गए, बल्कि उसके अंदर मौजूद किसी एक एटम के बारे में पूछा गया है, तो फिर जो फार्मूला आप लगाएंगे वो इस तरह होगा कि आप सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। यहां तक तो बात यही है, बाद में आप मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 2। अच्छा, 2 से यहां पर मल्टीप्लाई करना है, हर बारी 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, किस डिजिट से मल्टीप्लाई करना है वो जरा समझें। पानी के अंदर हमें पूछे गए हैं, वाटर के अंदर हमें पूछे गए हैं हाइड्रोजन। आपने देख लेना है कि एक वाटर के अंदर आखिर कितने हाइड्रोजन हैं। एक वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन हैं, आपने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर पूछा जाता वैसे यहां पर जवाब मैं निकाल लेता हूं, पहले तो मैस आ जाएगा 9 ग्राम ओवर 18 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय Na मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये जवाब आ जाएगा 6.02 10⁻23। एक बात और याद रहे कि अगर यहां पर हमें हाइड्रोजन एटम ना पूछे जाते, बल्कि हमें पूछा गया होता कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। फॉर एग्जांपल सवाल ये आ गया कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, और ऑप्शन होते हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर, 2 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, 3 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, 4 इंटू एवोगैड्रोस नंबर। तो आपने जब सल्फ्यूरिक एसिड कंपाउंड सारे के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जाती है तो आप लिखते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर हैं नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Na, या फिर मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय Na। अब पूरे सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में नहीं पूछा जा रहा, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर मौजूद एक एटम या कोई और स्पीशीज, इससे भी छोटी स्पीशीज हो सकती है, इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा जा सकता है, प्रोटॉन के बारे में पूछा जा सकता है, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पूछा जा सकता है, आयोनिक बॉन्ड्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो अगर एक कंपाउंड के बारे में पूछा जा रहा है तो ये फार्मूला लगाना है। अगर पूछा जा रहा है उस कंपाउंड में मौजूद किसी एटम के बारे में, किसी एक आयन के बारे में, किसी पॉजिटिव आयन के बारे में, किसी नेगेटिव आयन के बारे में, किसी पॉजिटिव चार्ज के बारे में, किसी नेगेटिव चार्ज के बारे में, किसी कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, किसी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बारे में, किसी भी चीज के बारे में पूछा जा रहा है जो एक कंपाउंड के अंदर होती है, तो फिर आपने फार्मूला जो लगाना है वो हो जाएगा कि मैस
ओवर मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय क्या जी, जिस चीज की तादाद पूछी जा रही है। जब हाइड्रोजन पूछे गए थे तो मैंने देखा एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है, 2, मैंने 2 से ज़रब दे दी। अब सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीजन पूछे जा रहे हैं, मैं देखूंगा एक सल्फ्यूरिक एसिड में कितने ऑक्सीजन है, 4, मैं यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर सल्फर पूछे जाते मैं देखता कि एक सल्फ्यूरिक एसिड में कितना सल्फर है, 1, मैं 1 से ज़रब दे देता। अगर हाइड्रोजन पूछे जाते मैं देखता कि एक सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन है, मैं 2 से ज़रब दे देता। तो जिस भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी आप उस डिजिट से ज़रब दे देंगे। अगर पूरे मॉलिक्यूल के बारे में पूछा गया है, पूरे फार्मूला यूनिट के बारे में पूछा गया है, तो फिर तो फार्मूला आपके पास है ही। सही है जनाब। तो मोल से मोलर मास, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोल से मोलर वॉल्यूम निकालने के तरीके हमने आपसे डिस्कस किए हैं। अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ और इस आइडिया को क्लियर करने के लिए एटलीस्ट 5 एग्जांपल्स हम कोट करेंगे जिससे ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। स्टार्ट करते हैं उस काम को जी। फर्स्ट क्वेश्चन इज द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम इज। कैल्शियम के 3 मोल अगर आपके पास हों तो उनका मास कितना होगा। अच्छा, मोल्स हमें दिए गए हैं और हमें मास निकालना है। आप फार्मूला जो है वो जज कर सकते हैं कि यहाँ जो फार्मूला इस्तेमाल हो रहा होगा वो होगा मास जो है इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। ये रीअरेंज्ड फॉर्म ही है उस फार्मूला की जो हमने नंबर ऑफ मोल्स के लिए देखा था। अच्छा, मोल्स हमें दिए गए हैं 3 और कैल्शियम का मोलर मास हमें पता होना चाहिए 40। तो यहाँ पर आसानी 120 आंसर निकाल लेंगे। ये पास पेपर का एक सवाल हमने आपसे डिस्कस किया। एक और सवाल हमने जो है ना, सवालों को तरतीब इस तरह दिया है कि फ्रॉम सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स वंस हम जा रहे हैं ताकि एक एक करके आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते जाएं आसान से मुश्किल की तरफ। अच्छा, एक और सवाल यहाँ पर देखें। सवाल ये है कि नंबर ऑफ मोल्स इन 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम, सोडियम यानी कि Na। सोडियम के आपके पास हैं 0.1 मोल्स, आपने उनके अंदर निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स। 0.1 ग्राम है, आपने उसके अंदर मोल्स निकालने हैं। अच्छा, ग्राम आपके पास है, मैस आपके पास है, आपने जो है वो निकालने हैं मोल्स। तो मैस दिया गया हो, आप मोल्स कैसे निकालते हैं, इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं। मोल्स बराबर होते हैं मैस ओवर मोलर मैस। मैस कितना दिया गया है 0.1, मोलर मैस कितना होता है सोडियम का 23। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और कैलकुलेशन करने के लिए मैं ये पॉइंट को अगर हटा देता हूं तो ये 10 आ जाएगा, यानी कि 1 और 230 इस तरह ये सिचुएशन बन जाएगी। आप पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0 लगाएंगे 0 आ जाएगा, 0 लगाएंगे 0 आ जाएगा। अब 230 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें, आप अलग से भी कर देख सकते हैं। 230 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 920 आता है। सही, अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो यहाँ पर 4 आना चाहिए, ये आ जाएगा 920। सही है जी, यहाँ से 80 बन जाएगा, 1 0 आप और लगा सकते हैं। अब यहाँ पर 23 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 69 आता है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, यानी कि यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ तक जवाब करने से हमें जवाब का अंदाज़ा हो जाता है और काफ़ी है, इससे ज़्यादा करने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। ये वैल्यू देखें 0.0043 और अगर मैं 0.0043 में पॉइंट को मूव करवाता हूँ इस साइड पर वैल्यू -1 हो जाएगी, -2 हो जाएगी, -3 हो जाएगी। तो यू कैन से दैट ये वैल्यू जो है 0.0043 इट इज़ इक्वल टू 4.3 इंटू 10⁻⁻3। जब भी पॉइंट राइट साइड पर मूव करता है 10⁻⁻ में चली जाती है। तो ये जवाब आ गया 4.3 10⁻⁻3। और क्योंकि ये सवाल अगेन पास पेपर से है तो इस सवाल को करने से हमारी मुराद ये थी कि आपको ये बताया जाए इस तरह की कैलकुलेशन आपको पेपर में पूछी जा सकती है और ये
बिल्कुल लेजिटिमेट है, जो आप सिंपल मैथमेटिक्स से कर सकते हो, वो सवाल पूछा जा सकता है। कैलकुलेटर की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, बेसिक मैथ है जो ये बहुत ही छोटे बच्चे जो हैं वो ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 के वो इस तरह की कैलकुलेशन आसानी कर सकते हैं, तो आपको भी करनी पड़ सकती है। ये सवाल एक और आया और यहाँ पर ना एक डिफरेंट अंदाज से सवाल पूछा गया है। इस सवाल को देखते हैं। हमें पूछा गया था कि विच स्पीशी हैज सेम मॉलिक्यूल्स या सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, 4 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से किस स्पीशी के अंदर उतने ही मॉलिक्यूल्स हैं जितने 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में हैं। इस तरह के सवालों को करने के लिए पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है हम उसके मोल्स निकालते हैं और उसी की बेस पर हम बाकी सबके मोल से कंपैरिजन बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मोल्स निकालना चाह रहा हूँ। मोल्स निकालने का फार्मूला मेरे पास है मैस ओवर मोलर मैस। मैं कहता हूँ 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका मैस है 11, मोलर मैस है 44, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं मल्टीप्लाइड बाय Na करके निकलेंगे, ये आ जाएंगे 1/4 Na। देखें आप कि अगर आपको बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी हुई एवोगैड्रोस नंबर के हिसाब से, या सिर्फ ये लिखा हुआ है जैसे कि Na इस सवाल में है, या उस सवाल में हमें एग्जैक्ट वैल्यू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की नहीं पूछी गई, तो अच्छा ये होता है कि आप एवोगैड्रो नंबर का जो वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू 6.02 10⁻23 उसे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आप वो वैल्यू इस्तेमाल करेंगे तो आपको कैलकुलेशन हर बारी हर स्टेप में नई करनी पड़ेगी, ज़रब देना पड़ेगा। तो आप जब तक एग्जैक्ट वैल्यू ना पूछी जाए आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में फार्मूला जो है ना मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, तो एवोगैड्रोस नंबर को Na लिख देना है। इससे आपको आसानी रहेगी, एक स्टेप आपका बच जाएगा जिसमें आप एवोगैड्रोस नंबर को इस डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है उनमें से किसी का जवाब भी 1/4 Na आएगा तो अंडरस्टूड है कि उसमें भी इतने ही मॉलिक्यूल हैं जितने यहाँ पर हैं। अच्छा, ये सवाल करने का आसान तरीन स्टेप फिर हमें ये पता लगा कि आपने हर एक ऑप्शन को मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय Na की फॉर्म में लिख लेना है। जिसका जवाब ऐसा आएगा वो सही आंसर होगा, यानी कि 1/4 Na जिसका आएगा। सही है जनाब। अच्छा, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 4 ग्राम ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का मैस कितना दिया गया है, मैस 4, मोलर मैस कितना होता है 32 मल्टीप्लाइड बाय Na। सही जी, तो ये आ गया 1/8 Na। ये दो सही नहीं है, वहाँ पे तो 1/4 Na है। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं तो इधर क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर है मैस कितना 4, मोलर मैस कितना 16 मल्टीप्लाइड बाय Na। यहाँ पर जवाब आ रहा है 1/4 Na। आपको लग रहा है कि यह जवाब सही है, लेकिन यही एग्जामिनर की जो है वो खूबसूरती है परेशान करने की। यहाँ पर जवाब 1/4 Na आया है, हमारा जवाब भी 1/4 Na है, लेकिन ये जवाब सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ऑक्सीजन O जो है O एटम है, O मॉलिक्यूल नहीं है। तो हमें पूछे गए हैं विच स्पीशी है सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे गए, एटम तो पूछे ही नहीं गए। तो यहाँ पर हालांकि 1/4 Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हैं, लेकिन ये सही आंसर नहीं है, क्योंकि हमें 1/4 Na मॉलिक्यूल्स पूछे गए हैं। तो स्पीशी की जो आइडेंटिटी है वो आपको बड़ा ज़रूरी है पता होना कि कौन एटम की फॉर्म में है, कौन आयन या कौन मॉलिक्यूल की फॉर्म में है। इसी तरीके से हम वाटर के लिए निकाल लेते हैं। वाटर का मैस दिया गया है 4.5, मोलर मैस है 18 मल्टीप्लाइड बाय Na। यहाँ पर भी 1/4 Na ही आता है, और वाटर जो है एक मॉलिक्यूल है, इसलिए ये आंसर सही हो जाएगा। डेल्टा ऑप्शन देखें, मोल्स दिए हुए हैं तो मोल्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Na, अगेन 1/4 Na आया, लेकिन 1/4 Na सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि NaCl फार्मूला यूनिट होता है। NaCl क्या है जी? वो तो आयोनिक कंपाउंड है। अगेन उसी स्टेटमेंट की तरफ चलें कि हमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे गए हैं, तो मॉलिक्यूल्स जो है ना वो इसमें बराबर नहीं हैं। ये तो फार्मूला यूनिट है और CO2 के तो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इस तरह डेल्टा और बीटा ऑप्शन हमें कंफ्यूज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इनफ था। अगर हमें बेसिक आइडिया नहीं है इस बात का कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स या आयंस या फार्मूला यूनिट्स में क्या फ़र्क है,
तो हम इस तरह का सवाल गलत कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें पूछा जा रहा है वो ये है कि आपके पास मौजूद है फॉर एग्जांपल 0.1 मोल of nitrogen at STP occupies volume। तो अगर आपके पास नाइट्रोजन के 0.1 मोल हों STP पर तो उनका वॉल्यूम क्या होगा। अच्छा, वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल से वॉल्यूम निकालने का हमारे पास कोई तरीका है? जी हाँ है, मैंने फार्मूला पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम, और यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स 0.1 मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब। जब मैं ये करता हूँ n मल्टीप्लाइड बाय Vm तो मेरे पास वॉल्यूम आ जाता है, और वॉल्यूम की वैल्यू आ रही है 2.24 डेसीमीटर क्यूब, और ये आंसर मेरे पास बन रहा है चार्ली 2.24 डेसीमीटर क्यूब। आगे चलते हैं, एक और सवाल भी आ गया यहाँ पर, और सवाल ये है कि which species has highest number of moles। यहाँ पर 4 स्पीशीज हैं, चारों स्पीशीज का जो मैस है वो सेम है। मैस सेम हो और मोल्स पूछे गए हों तो याद रख लें कि जिसका मोलर मैस कम होगा उसके मोल्स ज़्यादा होंगे। बड़ा ही आसान फार्मूला है, यानी कि 1 ग्राम ऑक्सीजन है, 1 ग्राम फास्फोरस है, 1 ग्राम सल्फर है, 1 ग्राम नियॉन है, तो जिसका मोलर मैस, क्योंकि मोल्स मैस बराबर है, तो जिसका मोलर मैस कम होगा उसके मोल्स ज़्यादा होंगे। आप सिर्फ मोलर मैस देख लें, ऑक्सीजन का 32 होता है, फास्फोरस का होता है 124, सल्फर 8 हैं, 8 सल्फर लगे हुए हैं 256, और नियॉन का 20। आप देख सकते हैं कि नियॉन का मोलर मैस सबसे कम है, तो जिसका मोलर मैस सबसे कम होगा उसके मोल्स फिर सबसे ज़्यादा होंगे। तो ये एक और ट्रिक हमने सीख लिया कि अगर हमें मैस दिया गया हो और मैस सबके बराबर दिए गए हों तो जिसका मोलर मैस सबसे कम होगा उसके मोल्स सबसे ज़्यादा होंगे। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन भी आपको हमारी बुक में इंशाल्लाह मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पर अब एक और फाइनल सवाल यहाँ कर लेते हैं, और ये भी अगेन पास पेपर में से ही आ रहा है, और सवाल ये पूछा गया हमें कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 10.6 ग्राम Na2CO3। आपके पास 10.6 ग्राम सोडियम कार्बोनेट हैं और उसमें ऑक्सीजन एटम्स के मोल्स पूछे गए हैं। देख सकते हैं आप कि मैंने स्पेशली जो लास्ट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की थी थोड़ी देर पहले, उसको सवाल की शक्ल में लिखा कि हमें एक पूरे कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पूछी गई, उस कंपाउंड में मौजूद किसी एक एटम के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी गई है। अगर ऐसा सवाल आए तो आप जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। आप सोडियम का मोलर मैस निकाल लें, ये बनता है सोडियम का, यहाँ पे 2 सोडियम का बनता है 46, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 48, ये तकरीबन जो 106 बन रहा है। मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अगेन हमारे ऑप्शंस में क्योंकि Na ही लिखा हुआ है तो हमें कोई शौक नहीं है, हम Na को हल करें, 6.02 लिखें, फिर उसे मल्टीप्लाई करें, फिर जवाब को वापस कन्वर्ट करें। तो अगर ऑप्शन में Na है तो हम Na के हिसाब से ही सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से अगर हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स ना पूछे गए हों तब भी हम इक्वेशन को Na की फॉर्म में ही सॉल्व करते हैं। अच्छा, मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे, जिस चीज़ की तादाद पूछी गई है, हमें ऑक्सीजन एटम्स की तादाद पूछी गई है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन एटम्स हैं जी 3, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इसे हल करें तो 1 आ जाता है, 10 आ जाता है, ये बनता है 0.1 मल्टीप्लाइड बाय Na मल्टीप्लाइड बाय 3, और ये बन जाता है 0.3 Na। ये ऑप्शन हो गया हमारा बीटा 0.3 Na, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो ये आंसर यहाँ पर हमारा मुकम्मल हो गया जी। इसके साथ फिर आज की बात हमारी मुकम्मल होती है स्टोइकियोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट और यील्ड। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम।